नमस्कार। आज तारीख है 24 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम 5 अलग अलग एरियाज का डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीबी की कि कैसे नई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और सर्वाइवर टू चैंपियन मूवमेंट समाज से इस बीमारी के कलंक को मिटा रहे हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। उसके बाद हम आएंगे हमारी अर्थव्यवस्था पर। एक रियलिटी चेक करेंगे कि क्यों हमारे कोर सेक्टर सिकुड़ रहे हैं जबकि जीडीपी के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, वो जीडीपी पैराडॉक्स इसे कहते हैं। एग्जैक्टली। फिर तीसरा पॉइंट होगा नेपाल। वहाँ युवाओं का जो एक नया पॉलिटिकल उदय हुआ है उसने अचानक से पुराने नेताओं को उखाड़ फेंका है। तो भारत के लिए क्या कूटनीतिक चुनौतियां हैं उस पर बात करेंगे। सही बात है। और आखिर में हम जाएंगे क्लाइमेट साइंस की तरफ, यानी जलवायु परिवर्तन के बुनियादी सिद्धांतों पर जो नई रिसर्च सवाल उठा रही है उसका एक साइंटिफिक टेस्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है आज का, है ना? तो चलिए सबसे पहले उस बीमारी से शुरू करते हैं जो सदियों से हमारे देश को खोखला कर रही है, ट्यूबरक्यूलोसिस। हाँ, टीबी। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। अभी हाल ही में WHO ने कुछ नई तकनीकों को मंजूरी दी है, जैसे नियर पॉइंट ऑफ केयर या NPOC मॉलिक्यूलर टेस्ट्स और टंग स्वॉब्स। राइट। और भारत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत AI आधारित पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे का बहुत व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। तो ये शिफ्ट क्यों आया अचानक से? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये समझना है कि हमें इन नई तकनीकों की जरूरत पड़ी ही क्यों। क्यों पड़ी? असल में भारत दशकों तक स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी पर निर्भर रहा। वो बलगम चेक करने वाला तरीका? हाँ बिल्कुल। इस पुराने तरीके में होता यह था कि एक लैब टेक्नीशियन एक माइक्रोस्कोप के नीचे बलगम यानी स्प्यूटम का सैंपल रखता था और फिर मैनुअल तरीके से टीबी के बैक्टीरिया ढूंढता था। ओह, मैनुअली? वो तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लंबा भी और एरर प्रोन भी। इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि अगर सैंपल में बैक्टीरिया की मात्रा थोड़ी कम है तो टेक्नीशियन की आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती थी। अच्छा, यानी टेस्ट नेगेटिव आ जाता होगा। एग्जैक्टली, टेस्ट नेगेटिव आ जाता था जबकि मरीज को टीबी होता था। और इससे भी खतरनाक एक और बात थी। वो क्या? ये पुरानी टेक्निक ना ड्रग रेजिस्टेंस को नहीं पकड़ पाती थी। ड्रग रेजिस्टेंस यानी दवा का असर ना होना? हाँ, मान लीजिए किसी मरीज पर स्टैंडर्ड टीबी की दवा असर ही नहीं कर रही है, उसका बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुका है। इस बात का पता लगाने में ही महीनों लग जाते थे पुराने तरीके से। बाप रे, तब तो बीमारी बहुत भयानक रूप ले लेती होगी। बिल्कुल। इसीलिए अब जो नई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आई हैं जैसे ट्रू नैट या सीबीनैट, ये वो नए टेस्ट हैं? हाँ, ये माइक्रोस्कोप वाले विजन पर काम ही नहीं करते हैं। ये सीधे बैक्टीरिया के डीएनए को टारगेट करते हैं। ओह वाओ, डायरेक्ट डीएनए लेवल पर? सही पकड़ा आपने। अगर वहां टीबी के बैक्टीरिया का एक छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट भी मौजूद है ना, तो ये मशीन उसे एम्पलीफाई करके तुरंत पकड़ लेती है। अरे वाह। और सबसे अच्छी बात, 2 घंटे के अंदर ये भी बता देती है कि इस मरीज पर कौन सी दवा असर करेगी और कौन सी नहीं। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जो आपने टंग स्वॉब और स्टूल सैंपल्स वाली बात पढ़ी वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, वो बच्चों के केस में बहुत काम आती है। वही तो मैं सोच रही थी, बच्चों के केस में बलगम का सैंपल लेना तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता होगा ना? बहुत मुश्किल। छोटे बच्चे तो खांसी आने पर बलगम बाहर निकालने की बजाय उसे निगल जाते हैं अक्सर। एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। बच्चों ने टीबी का डायग्नोसिस हमेशा से एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है हमारे सिस्टम में, इसी वजह से। राइट। जब बच्चे स्प्यूटम निगल जाते हैं तो वो उनके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए गुजर जाता है। इसीलिए अब स्टूल सैंपल्स यानी मल पर रिसर्च हो रही है। अच्छा, तो फेफड़ों से नहीं, पाचन तंत्र से सैंपल ले रहे हैं? एग्जैक्टली। अगर स्प्यूटम फेफड़ों से बाहर नहीं आ रहा मुंह के जरिए, तो हम उसे स्टूल में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का। ये क्या होता है? ये वो टीबी है जो फेफड़ों में नहीं होता, ये हड्डियों में, लिम्फ नोड्स में या दिमाग में होता है। वेट, दिमाग में भी टीबी हो सकता है? बिल्कुल। और आप हैरान होंगी जानकर कि भारत के टोटल टीबी केसेस का लगभग 1/4 हिस्सा यही है। अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और इसमें आपको खांसी नहीं आती। इसलिए समाज को और खुद मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसके दिमाग या रीढ़ की हड्डी में टीबी का बैक्टीरिया पनप रहा है। तो इसका पता कैसे चलता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। इसका डायग्नोसिस आज भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए मुश्किल है, जिससे ये नई AI मशीन्स और एडवांस स्कैनिंग ही हल कर सकती हैं। समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। पूछिए। देखिए, हमने डीएनए लेवल की टेस्टिंग लगा दी, AI वाले एक्सरे बैकपैक्स गांव-गांव भेज दिए, पर क्या सिर्फ ये एडवांस्ड मशीन्स टीबी खत्म कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे मैं एक सेना के उदाहरण से देखती हूँ। ये तो वैसा ही हुआ ना कि आपने अपनी सेना को दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार दे दिए, ड्रोन्स दे दिए, सैटेलाइट इंटेल दे दिया, राइट। लेकिन आपके सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले ही हार चुके हैं। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है ये। है ना? मतलब समाज में टीबी को लेकर जो एक गहरा डर है, जो एक स्टिग्मा या कलंक जुड़ा हुआ है, उसका इलाज तो कोई AI एक्सरे मशीन नहीं कर सकती ना।
जब तक समाज मरीज को अपनाएगा नहीं, वो टेस्ट कराना बाहर आएगा ही क्यों? आपने बिल्कुल रगों पर हाथ रख दिया है और आपके इस सेना वाले उदाहरण को हकीकत में जिया है सेड्रिक फर्नांडिस ने। सेड्रिक फर्नांडिस, ये कौन है? ये खुद एक टीबी सर्वाइवर हैं। एक बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां उन्होंने खड़े होकर सबके सामने अपनी कहानी सुनाई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था कि बीमारी के दर्द से ज्यादा इस बीमारी के साथ जीने का जो अकेलापन है ना, वो इंसान को तोड़ देता है। ये तो सच है। सामाजिक भेदभाव बहुत होता है। बहुत ज्यादा। जब किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो उसके अपने दोस्त, रिश्तेदार और कभी-कभी तो खुद उसका परिवार उसके बर्तन अलग कर देता है। हाँ, कमरे में बंद कर देते हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली। इस अकेलेपन और सोशल बॉयकॉट के डर से लोग अपनी बीमारी छुपाने लगते हैं। वो दवाइयां बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लिनिक के बाहर लाइन में खड़े होंगे तो कोई देख लेगा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। है ना? तो इस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए ही नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी एनटीईपी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग कदम उठाया, जिसे कहते हैं सर्वाइवर टू चैंपियन मॉडल। सर्वाइवर टू चैंपियन, इसमें क्या होता है? इस मॉडल के तहत जो लोग टीबी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं ना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर पीयर काउंसलर्स बनाया जाता है। ओह, यानी जिन्होंने खुद झेला है वो मदद करते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, जब एक नया डरावा मरीज क्लिनिक आता है तो उसके सामने कोई कोट पहने डॉक्टर नहीं बैठता। एक आम इंसान बैठता है जो कहता है, देखो मैं भी इस अकेलेपन से गुजरा हूं, मैंने भी ये दर्द झेला है और देखो आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल होगा उस मरीज के लिए। बहुत पावरफुल। ये जो कम्युनिटी की भागीदारी है, ये दवा से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो रही है ग्राउंड पर। बिना मानवीय संवेदना के कोई भी मॉलिक्यूलर तकनीक अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकती। सही कहा आपने। तकनीक और मानवीय संवेदना, इन दोनों को एक दूसरे का सहारा पड़ना ही पड़ेगा। खैर, अब जब हमने ह्यूमन बॉडी और पब्लिक हेल्थ का डायग्नोस्टिक्स कर लिया है, तो देश की अर्थव्यवस्था का भी एक रियलिटी चेक कर ही लेते हैं। हाँ, इकोनॉमी की भी डीप डाइव जरूरी है। क्योंकि यहाँ तो आंकड़े एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जो आम आदमी के अनुभव से पूरी तरह अलग है। आप कोर इंडस्ट्रीज वाले डेटा की बात करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा देखें तो फरवरी में ये इंडेक्स लगातार 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। राइट। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। पर यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग, बल्कि मैं कहूंगी थोड़ा अजीब सा ट्रेंड सामने आया है जीडीपी को लेकर। अच्छा, वो क्या? हमारी जीडीपी कैलकुलेशन में एक मेट्रिक होता है जिसे चेंज इन स्टॉक्स कहते हैं। हाँ, चेंज इन स्टॉक्स। ये आंकड़ा हाल ही में लगभग 2 गुना हो गया है। अब इसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री का गोदाम नए बने हुए माल से खचाखच भरा पड़ा हो। यानी प्रोडक्शन तो फुल स्पीड में चल रहा है। एग्जैक्टली। मशीन्स चल रही हैं, प्रोडक्शन धूमधाम से हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री के बाहर बाजार में उस माल को खरीदने वाला एक भी ग्राहक नहीं है। ये आपने जीडीपी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स पकड़ा है ना? अजीब बात है ये। बहुत अजीब है। देखिए, जीडीपी मूल रूप से क्या नापता है? वो नापता है किसी देश में एक तय समय के अंदर कितना प्रोडक्शन या उत्पादन हुआ। राइट। अब अगर फैक्ट्री ने 100 गाड़ियां बनाई हैं तो वो जीडीपी में जुड़ जाएंगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ियां बिकी हैं या नहीं। ओह, तो मतलब जो माल नहीं बिका वो भी जीडीपी बढ़ा रहा है। सही पकड़ा। जब चेंज इन स्टॉक्स दोगुना हो जाता है तो इसका सीधा सा मैथ ये है कि इन्वेंट्री यानी अनबिका माल गोदामों में जमा होता जा रहा है। पर ये तो खराब बात हुई ना? बिल्कुल खराब है। कागजों पर तो ये जीडीपी ग्रोथ जैसा लगता है क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है, लेकिन जमीन पर ये एक भयंकर डिमांड क्राइसिस का इशारा है। यानी लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। प्राइवेट कंजम्पशन गिर रहा है। और सोचिए, जब गोदाम पहले से भरे हुए हैं तो अगले महीने फैक्ट्री मालिक नया प्रोडक्शन क्यों करेगा? वो तो मशीन्स बंद कर देगा। हाँ, और मशीन्स बंद होंगी तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। इस डिमांड क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा ग्लोबल परिदृश्य देखना होगा। ग्लोबल परिदृश्य जैसे अमेरिका और ईरान। हाँ, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है और रेड सी में जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी आर्थिक सेहत पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक आम श्रोता ये सोच सकता है कि इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हमारे डोमेस्टिक मार्केट के डिमांड क्राइसिस से क्या सीधा कनेक्शन है? कनेक्शन है, बहुत सीधा कनेक्शन है। मतलब आम आदमी को लगता है कि रेड सी में कुछ हो रहा है तो उसे अपने मोहल्ले की दुकान से सब्जी लेने में क्या प्रॉब्लम आएगी? सीधा कनेक्शन महंगाई यानी इन्फ्लेशन से है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब रेड सी या मिडिल ईस्ट में तनाव होता है तो ग्लोबल शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती हैं। समुद्री जहाजों का रास्ता लंबा हो जाता है। समझ रही हूँ। इससे भारत जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो महंगा हो जाता है। तेल महंगा होने का मतलब है देश के अंदर ट्रांसपोर्ट महंगा होना। राइट, ट्रक्स में डीजल डलता है आखिर। एग्जैक्टली। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो दुकान पर मिलने वाले हर सामान की कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग खरीदारी कम कर देते हैं। वही तो। जब आम आदमी अपना हाथ खींच लेता है, गैर जरूरी चीजें खरीदना बंद कर देता है, तो प्राइवेट कंजम्पशन अचानक से गिर जाता है। तो एक तरफ से हमारा अपना तेल और गैस का उत्पादन गिर रहा है। हाँ, पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है। जिसका मतलब हम इंपोर्ट्स पर और ज्यादा निर्भर हो गए। और दूसरी तरफ इन्हीं ग्लोबल टेंशन्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे होंगे। सही कहा।
बाहर के देशों की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है, तो वो हमारा माल नहीं खरीद रहे। एक्सपोर्ट्स गिरना और डोमेस्टिक डिमांड सूख जाना, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज अब भारत के ग्रोथ आउटलुक को घटा रही हैं। उन्होंने इसे 6.5% पर ला दिया है। तो हमें एक सटीक रियलिस्टिक असेसमेंट की जरूरत है। सिर्फ उन हेडलाइन जीडीपी नंबर्स पर जश्न मनाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, गोदाम में भरे माल पर हम जश्न नहीं मना सकते। वही तो, मतलब कागजों पर गोदाम भरे होने से देश अमीर नहीं हो जाता। अब जब देश के अंदर आर्थिक स्थिति ऐसी हो तो पड़ोस में हो रहे आर्थिक बदलावों को देखना और भी जरूरी हो जाता है। पड़ोसी देशों का तो हाल और भी डायनामिक है अभी। हाँ, अब चलिए अपने पड़ोसी देश नेपाल का रुख करते हैं। वहाँ जो हाल ही में हुआ वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। हाँ, वहाँ यूथ ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। एग्जैक्टली। इन नेपाल में युवाओं की आर्थिक और रोजगार की मांगों ने पूरी सरकार को ही बदल कर रख दिया है। वहाँ के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी और बालेंद्र शाह जैसे नए युवा चेहरों को भारी बहुमत मिला है। सही। उन्होंने उन तमाम पुराने नेताओं और स्थापित पार्टियों को पूरी तरह नकार दिया है जो दशकों से सत्ता में बैठे थे। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल? देखिए, भारत में हमेशा से एक चिंता रहती है कि नेपाल में अगर नेता बदला तो कहीं वो चाइना के पास तो नहीं चला जाएगा। हाँ, ये एक आम डर है यहाँ। तो इस जेनजी और नए युवा नेतृत्व के आने से क्या भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है? देखें, इसी डर और इसी नजरिए को हम लेगेसी माइंडसेट कहते हैं। लेगेसी माइंडसेट? हाँ, भारत के पॉलिसी मेकर्स को अब उस पुराने ब्रिटिश इंडिया वाले माइंडसेट से पूरी तरह बाहर आना होगा। यानी जब हम बड़े भाई जैसा बिहेव करते थे। बिल्कुल। पुरानी सदी में भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। हमें लगता था कि अगर वहाँ का नेता हमारे हक में बोलता है बस तो सब ठीक है। हाँ, वही तो पुरानी अप्रोच थी। लेकिन नेपाल के इस चुनाव नतीजे को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये वोट किसी देश के खिलाफ नहीं है, चाहे वो भारत हो या चाइना। तो किस लिए वोट दिया उन्होंने? ये वोट सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर रोजगार के पक्ष में दिया गया वोट है। आज का जेन जी यूथ पुराने नेताओं की खोखली बातों से थक चुका है। ये बात तो श्रीलंका और बांग्लादेश में भी दिखी हमें। एग्जैक्टली। अगर हम उनका उदाहरण देखें तो वहां भी हाल ही में यही हुआ। वहां की युवा पीढ़ी ने भी उन स्थापित नेताओं को सत्ता से बाहर फेंका है जिन्हें कई बार भारत समर्थक माना जाता था। राइट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं निकाला जा सकता ना कि ये नई पीढ़ी एंटी इंडिया है। तो आपका कहना है कि उनका गुस्सा अपने खुद के सिस्टम पर है, हमारे ऊपर नहीं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत के खिलाफ पुराने नेता तो अक्सर बयानबाजी करते थे ना, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। पुराने नेता एंटी इंडिया कार्ड खेलकर अपने देश की आर्थिक नाकामियों को छुपाते थे, लेकिन नए युवा नेता प्रैक्टिकलिटी पर फोकस कर रहे हैं। मेक सेंस। सिर्फ पुराने स्थापित नेताओं का विरोध करने के कारण इन नए युवा नेताओं पर तुरंत एंटी इंडिया का टैग लगा देना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल होगी। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए इस वक्त? इस वक्त भारत को उनके आंतरिक राजनीतिक खेलों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल विकास पर होना चाहिए। जैसे कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना। मदद करें तो वो स्वाभाविक रूप से भारत के पार्टनर बनेंगे। कूटनीति अब भावनाओं पर नहीं, यूटिलिटी और इकोनॉमिक्स पर चलेगी। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब चाहे नेपाल हो या दुनिया भर के बाकी युवा, जिस एक आने वाले भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता आज की पीढ़ी कर रही है, उस भविष्य पर सबसे बड़ा संकट तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का ही है। हाँ, क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। युवा रोजगार चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक रहने लायक धरती पर ही तो चाहते हैं ना। लेकिन सोचिए क्या हो जब कोई बड़ी रिसर्च आकर इस बुनियादी विज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दे। आप उस नए पेपर की बात कर रहे हैं ना? हाँ। हाल ही में साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज नाम के जर्नल में एक बड़ा ही विवादित पेपर छपा है। उस पेपर का सीधा सा दावा यह है कि हमारे महासागर यानी ओशंस गर्म ही नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का डेटा ही फ्लॉड है। उन्होंने खास तौर पर टेम्परेचर का एवरेज निकालने पर सवाल उठाया है। इस आर्ग्यूमेंट पर मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन पेश करना चाहती हूँ। बोलिए। सोचकर देखिए, क्या अलग अलग जगहों के तापमान का एक मीन या एवरेज निकालना सही साइंटिफिक तरीका है? लॉजिकली सोचे तो अजीब लगता है ना? ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे मैं पूरी धरती पर अलग अलग जगहों के वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापूं। कहीं पहाड़ पर प्रेशर कम है, कहीं समुद्र के पास ज्यादा है। राइट। और फिर मैं सबका एक एवरेज निकालकर कहूँ कि देखो पूरी धरती का एवरेज प्रेशर x है। उस एक एवरेज नंबर का फिजिकल दुनिया में तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता ना। तो पेपर का ये पॉइंट तो मुझे पर्सनल लेवल पर बहुत लॉजिकल लग रहा है। देखिए, आपका और उस पेपर के ऑथर्स का जो लॉजिक है वो सतह पर बहुत आकर्षक लगता है और फिजिक्स के हिसाब से पार्शियल ट्रू भी है। पार्शियल ट्रू कैसे? थर्मोडायनामिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें इंटेंसिव क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर। अच्छा। इनका सीधे तौर पर एवरेज निकालना मैथमेटिकल रूप से वाकई सही नहीं होता, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करते कि सिस्टम का साइज क्या है। तो फिर साइंटिस्ट एवरेज टेम्परेचर क्यों बात करते हैं? यहीं पर उस पेपर ने चालाकी की है। उन्होंने एक पूरी तरह अलग मैट्रिक को नजरअंदाज कर दिया जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक असल में करते हैं। वो कौन सा मैट्रिक है? वैज्ञानिक जब ओशंस की गर्मी नापते हैं तो वो तापमान यानी टेम्परेचर का एवरेज नहीं निकालते, वो थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा नापते हैं। थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग हैं। टेम्परेचर सिर्फ एक लक्षण है,
वो अणुओं की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है। लेकिन थर्मल एनर्जी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। एक्सटेंसिव क्वांटिटी मतलब ये मास यानी वॉल्यूम पर निर्भर करती है। मैं एक आसान उदाहरण देता हूँ। एक कप गर्म पानी और एक पूरे समंदर का तापमान शायद सेम हो सकता है, हाँ, हो सकता है। लेकिन समुद्र के पास थर्मल एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है। और क्योंकि थर्मल एनर्जी एक फिजिकल सब्सटेंस जैसी है, इसे गिना जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और इसका कुल आकलन किया जा सकता है। ओ, अब मैं समझी। इसे नापने के लिए ही दुनिया भर के ओशंस में आर्गो फ्लोट्स तैर रहे हैं। एक मिनट, आर्गो फ्लोट्स, ये क्या होते हैं? ये आम सेंसर से अलग हैं क्या? बहुत अलग हैं। इमेजिन कीजिए हजारों छोटे रोबोटिक बुईज या एक तरह से छोटी पनडुब्बियां अच्छा। जो पूरे ग्लोबल ओशन में तैर रही हैं। ये रोबोट्स अपने आप समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई तक गोते लगाते हैं, वहां का डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर सतह पर आकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को डेटा भेजते हैं। वाह, ऑटोमेटिक रोबोट्स। हाँ, इसके अलावा अंतरिक्ष में GRAC सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। ये GRSC सैटेलाइट्स क्या करते हैं? ये अर्थ की ग्रेविटी में होने वाले मामूली बदलावों को नापते हैं। ग्रेविटी? पर गर्मी का ग्रेविटी से क्या कनेक्शन है, जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो वो फैलता है, जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। पानी फैलता है तो वहां का मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। GRAC सैटेलाइट्स इस फैलाव को ग्रेविटी में आए इस छोटे से बदलाव के जरिए डिटेक्ट कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस बात है। बिल्कुल। और जब इन आर्गो फ्लोट्स का डीप सी डेटा और GRAC सैटेलाइट्स का स्पेस डेटा आपस में मिलाया जाता है, तो दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि ओशंस लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनका मास बढ़ रहा है। चलिए, मैं आपकी थर्मल एनर्जी और आर्गो फ्लोट्स वाली बात मान लेती हूँ। लेकिन उस पेपर में ना एक और बड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे सुनकर कोई भी कॉमन मैन चौंक जाएगा और उसे लगेगा कि ये साइंटिस्ट हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कौन सा आरोप? उन्होंने कहा कि क्लाइमेट साइंस का ये पूरा डेटा मैकेनिज्म ही सर्कुलर है। सर्कुलरिटी आर्ग्यूमेंट। हाँ, यानी आर्गो फ्लोट्स का डेटा चेक करने के लिए सीरीज सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है और फिर सीरीज सैटेलाइट के रॉ डेटा को ठीक करने के लिए वापस आर्गो फ्लोट्स का इस्तेमाल होता है। राइट। ये हाँ, सुनने में ऐसे ही लगता है। अगर आप डेटा को आपस में ही एक दूसरे से एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसमें साइंटिफिक इंटेग्रिटी कहाँ बची? मैं बताता हूँ। ये जो सर्कुलरिटी आर्गुमेंट है ना, ये सुनने में किसी कंस्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है, जिसे पेपर के ऑथर्स जानबूझकर गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। तो सच क्या है? इसे समझने के लिए आपको EBAF यानी एनर्जी बैलेंस्ड एंड फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सीरीज सैटेलाइट्स क्या करते हैं? वो धरती पर आने वाली सूरज की रोशनी और धरती से वापस स्पेस में जाने वाली गर्मी को नापते हैं। ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन। लेकिन अंतरिक्ष में तैरते इन सेंसर्स में एक बहुत ही मामूली सी मेजरमेंट एरर होती है, लगभग 1 से 2% की अनसर्टेनिटी। अब इस एरर को कैसे ठीक किया जाए? यहाँ काम आता है EBAF। अच्छा। EBAF क्या करता है कि वो इन सीरीज सैटेलाइट्स के डेटा को आर्गो फ्लोट्स के नोन डेटा के साथ कैलिब्रेट करता है। पर ध्यान दीजिए, EBAF सिर्फ और सिर्फ मीन एनर्जी फ्लक्स यानी एक एवरेज बेस लेवल को एडजस्ट करता है, उसके ट्रेंड को नहीं। ट्रेंड को नहीं? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मैं एक वेइंग स्केल के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पुरानी वेइंग मशीन है जो हमेशा 3 किलो कम वजन दिखाती है। ठीक है। अगर उस पर 4 लोग खड़े होते हैं और उनका वजन 40, 50, 60 और 70 किलो दिखाता है, मुझे पता चलता है कि मशीन में एरर है। क्योंकि मुझे एक्चुअल एक का वजन पता था, तो मैं सबके वजन में 3 किलो जोड़ देता हूँ। तो अब वजन हो गया 43, 53, 63 और 73। एग्जैक्टली। मैंने बेस डाटा जस्ट जरूर किया, लेकिन उन लोगों के वजन के बीच का जो डिफरेंस था ना, 10 किलो का, वो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। ओह, यानी ट्रेंड नहीं बदला। बिल्कुल नहीं बदला। EBAF ठीक यही करता है। वो सैटेलाइट्स के हर महीने के रीडिंग में एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ता या घटाता है ताकि एब्सोल्यूट नंबर्स मैच हो जाएं। लेकिन जो वार्मिंग ट्रेंड है, यानी गर्मी किस रफ्तार से बढ़ रही है, वो रॉ सैटेलाइट डेटा से ही आता है। EBAF उस बढ़ती हुई रफ्तार को छूता तक नहीं है। ओहो, तो इसका मतलब ये पेपर वाले एरर करेक्शन को मैनिपुलेशन समझ बैठे? या शायद उन्होंने इंटेंशनल मिसइंटरप्रिटेशन किया। इसलिए ये कहना कि वैज्ञानिक डेटा को सर्कुलर करके मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पूरी तरह से गलत और भ्रमक है। ये वाकई एक बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था। इससे समझ में आता है कि क्यों हमें साइंटिफिक डेटा को डीपली समझना चाहिए और सिर्फ हेडलाइन देखकर नतीजे पर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, आज के इस पूरी चर्चा के विषयों को अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो एक बहुत ही क्लियर और दिलचस्प पैटर्न निकल कर आता है सामने। हाँ, एक कॉमन थ्रेड है सब में। है ना? चाहे वो टीबी जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए पुराने माइक्रोस्कोपिक मेथड्स को छोड़कर नई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और कम्युनिटी चैंपियंस अपनाने की बात हो, राइट। या फिर अर्थव्यवस्था की सतही आंकड़ों पर खुश होने के बजाय गोदाम में भरे माल और गिरते प्राइवेट कंजम्पशन का असली रियलिटी चेक करना हो। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में नए युवा नेतृत्व को पुराने एंटी इंडिया लेंस से देखने के बजाय प्रैक्टिकल और डिजिटल सहयोग की नई कूटनीति अपनानी हो, या आखिर में क्लाइमेट चेंज के कॉम्प्लेक्स डेटा और EBF एडजस्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट सेंसर्स जैसे आर्गो और GREC के जरिए वेरीफाई करना हो। हर जगह हर विषय में हमें पुराने और घिसे पिटे
तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय नए, स्वतंत्र और सत्य आधारित मापदंडों की आवश्यकता दिखाई देती है। मैं यहाँ बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि विज्ञान हो, पब्लिक हेल्थ हो या कूटनीति, सच्चाई तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो है रिग्रेस रियलिटी चेक्स। बिल्कुल। जब अलग अलग दिशाओं से की गई जांच एक ही नतीजे पर पहुंचती है, जैसे हमने ओशंस के मामले में देखा, तभी उस हकीकत को प्रामाणिक माना जा सकता है। पुरानी आदतों और पुराने डेटा पर आंख मूंद कर विश्वास करना आज के दौर में आत्मघाती हो सकता है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि स्वतंत्र परीक्षण यानी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ही हमारे आगे बढ़ने का आधार है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के दिमाग में एक बिल्कुल नया, थोड़ा असहज करने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। आज हमने इंसानों और उनकी बनाई फिजिकल मशीन्स द्वारा किए गए इंडिपेंडेंट डेटा टेस्टिंग की बात की, लेकिन सोचिए एआई के इस तेजी से बढ़ते दौर में जब आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही डेटा जनरेट करेगा। जो कि हो भी रहा है। हाँ, और वो खुद ही अपने एल्गोरिथम्स लिखेगा और फिर खुद ही उस डेटा का परीक्षण करके हमें बताएगा कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है या धरती कितनी गर्म हो रही है। तब इस इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का आधार क्या होगा? ये तो वाकई एक डरावना सवाल है ना? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सच और आंकड़े दोनों एक ऐसी ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी में तय होंगे जिसे इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा? उस वक्त हकीकत को डायग्नोस करने की ताकत किसके हाथ में होगी? इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।